गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 23 जुलाई का करंट अफेयर्स आज हम देखते हैं। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वाईपीए को टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पे आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियोस मिलेंगे, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सबसे पहले हम पेपर वाइज देख लेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर उस पे डिटेल में डिस्कशन हम कुछ आर्टिकल्स पे करेंगे। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड दिल्ली गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें कि आईसीटी लैब्स इस्टेब्लिश किया जाएगा और स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर क्या कंडीशन है सीवर वर्कर्स की इंडिया में, इस पे एक आर्टिकल निकला है कि अभी भी बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें की बेसिक जो एमिनिटीज है वो नहीं मिलती है, ग्लव्स वगैरह, और उन्हें घुस के काम करना पड़ता है सीवेज सिस्टम को सही करने के लिए। तो हर साल कितनी उस से रिलेटेड डेथ्स होती है, इन सबका डाटा इसमें बताया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आज रूलिंग आई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग में कहा है कि कांवड़ यात्रा फूड चॉइसेस को लेके एक रूलिंग दिया है। फिर उसके अलावा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके गवर्नर्स एसेंट टू स्टेट बिल्स, इस पे भी है। फिर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब इनके रेजिग्नेशन के बाद क्या सीन बनता है और कितनी जल्दी से जल्दी नया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनना होगा, ये है। और इसके अलावा गोवा और कर्नाटका में एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो हम देख लेंगे कि क्या है, डैम से रिलेटेड है, माहेदी रिवर के ऊपर। फिर देवदासी सिस्टम पे एक आर्टिकल है कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो लॉ को स्ट्रेंथन करेगी, और ये देवदासी प्रथा क्या है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा रॉयल नेवी फाइटर जेट, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, ये काफी टाइम से इंडिया में था और अभी वो सही करके उसको वापस यूके भेज दिया गया है। फिर मिग 21 बिसॉन का रिटायरमेंट होगा अगले सितंबर में। और इसके अलावा इंडियन आर्मी ने फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स रिसीव किया है, तो ये हम देख लेंगे पूरा कि क्या है। फिर इंडिया का एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन प्लान, और एक साइंस टेक, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है क्लाइमेट रिजिलियंस इन इंडियन सिटीज, रिपोर्ट का नाम और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। फिर कैसे एक बीटल है एम्ब्रोसिया जो कि केरला में रबर प्लांटेशन को इफेक्ट कर रहा है, तो इस पे आर्टिकल है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो प्रधानमंत्री जी को 3 दिवसीय यात्रा पर जाना है यूके और मालदीव्स, तो इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे, ये हम देखेंगे। फिर कैसे इंडिया और चाइना के बीच जो बुद्धिस्ट कंटेस्ट चल रहा है, ये देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को यूनेस्को से फिर से, और ये इसके पहले भी अपने आप को विड्रॉ करते आ रहे हैं, ये तीसरी बार है जो इन्होंने कहा है कि अब हम यूनेस्को का पार्ट नहीं रहेंगे। फिर एग्जाम मिशंस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए उनको हम देखेंगे। और स्पोर्ट न्यूज की बात करें तो हरमनप्रीत कौर, इनका एक अचीवमेंट हुआ है, ये हम अ, देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, जो कि स्टैब्लिश करेगी आईसीटी लैब्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब इन गवर्नमेंट स्कूल, इन 175 गवर्नमेंट स्कूल्स। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है ये फ्री हाई एंड लैपटॉप्स प्रोवाइड करेगी टू 1200 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, और जिन्होंने क्लास 10 का एग्जामिनेशन पास कर लिया है। और ये जो इनिशिएटिव है इसको, ये मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। और इसमें जो लैपटॉप्स दिए जाएंगे वो i7 प्रोसेसर से इक्विप्ड रहेंगे, और जो भी एकेडमिकली जो स्टूडेंट ने आउट परफॉर्म किया है उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
और ये जो स्कीम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उससे अलाइन है। और इसी के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिजिटल इंफॉर्मेशन देने के लिए और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये काम किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है, सोशल ऑडिट की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि कैसे 90% ऑफ जो वर्कर्स हैं, सीवर वर्कर्स हैं, वो मरे हैं बिकॉज ऑफ क्लीनिंग सीवर्स जो होते हैं उनमें सेफ्टी गियर्स या पर्सनलाइज्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स ये नहीं होती हैं। और अगर सेफ्टी गियर्स दिए भी जाते हैं तो ज्यादातर बस ग्लव्स और गम बूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सितंबर 2023 में जस्टिस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई और एनालाइज किया कि जो 54 लोगों की डेथ हुई थी वो हैजार्डस क्लीनिंग की वजह से हुई थी इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 8 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और तो ये एक अभी काफी जो है वो दुखद बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं उनको प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं है। और नमस्ते स्कीम लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में। और इसका जो एम था वो यही था कि जो हैजार्डस क्लीनिंग है और है सीवर्स की सेप्टिक टैंक्स की और जो वेस्ट पिकर्स होते हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम ना हो और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये इसके तहत जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है सैनिटेशन वर्कर्स को और उनके उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स देने हैं, ट्रेनिंग देनी है कि कैसे वो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इन डिवाइसेस का यूज करके। और नमस्ते स्कीम के अंतर्गत जो है वो करीब 84,000 सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। और जो 2013 का एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन करता है इंडिया में। और लेकिन इसके बावजूद लॉ होने के बाद भी आज भी ये प्रैक्टिस जो है वो होती है और बहुत से लोग जो है वो अ, इस सेक्टर में अभी भी इस तरह से काम करने के लिए मजबूर है। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अभी बात हो रही है। और चीफ जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है जो कि लेड करेगी बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। और इसमें जो है वो एड्रेस किया गया जाएगा जो भी क्वेश्चन जो है वो रेज किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रिगार्डिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन ग्रांटिंग असेंट टू स्टेट बिल्स। और ये जो बेंच है इसमें जस्टिस सूर्यकांत हैं, विक्रमनाथ हैं, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, ए एस चंदुरकर ये हैं। और इसके अलावा चीफ जस्टिस गवई भी हैं। और ये पूरा जो मामला है ये 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जजमेंट आया था तमिलनाडु के गवर्नर के जो एसेंट टू बिल्स थे उनको रोकने को लेके। और इसमें अ, एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया था कि विद इन 3 मंथ जो गवर्नर है उनको कोई भी बिल जो स्टेट असेंबलीज के द्वारा पास करा दिया जाता है उनको एसेंट दे देना होता है। फिर उसी के बाद से इसका काफी इस पे बातचीत हो रही थी कि क्या ये हो सकता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव को इस तरह से जो है वो पाउंड करे कि विद इन टाइम फ्रेम आपको ये करना है। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इसके तहत जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें जो है वो फिर अभी बेंच है, 5 जजेस की बेंच है, चीफ जस्टिस है और बाकी और सीनियर जजेस हैं। तो ये लोग ये पूरे जो मैटर है इसको देखेंगे। और जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में पूछा गया वो 143 जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसके तहत ये पूछा गया है कि
whether judicial power extend to imposing timelines on the president and governors under article 200 and 201। ये दोनों आर्टिकल जो है वो एसेंट ऑफ बिल से रिलेटेड हैं। तो इस पे भी अभी पूरा डिस्कशन हो रहा है। और जो पक्ष इसके है पक्षधर हैं, उनका कहना है कि इस पे चूंकि पहले निर्णय आ चुका है तो इस पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं वो होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट ने अपना पूछा है क्वेश्चन, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं उस पे प्रॉपर आंसर जो है वो किया जाए। और जो 8 अप्रैल का जजमेंट आया था, ये 2 जजेस की बेंच का था, जिसमें जीबी पर्दीवाला थे और आर महादेवन थे। तो अब 2 जजेस की बेंच पे चूंकि आया था, तो इसके लिए एक हायर अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनी है, और जो भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं उनका आंसर इन्हें देना होगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब इनका चूंकि रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया है, अपने हेल्थ इश्यूज को लेके इन्होंने कहा है कि हम मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। बाकी इसमें और भी बातें आ रही हैं कि कल मोशन जो है वो पास हुआ था दोनों ही हाउसेस में अगेंस्ट चीफ जस्टिस वर्मा, तो उसकी प्रोसीडिंग्स को लेके शायद इन्हें कुछ अभी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है कि इन्हें क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि बड़ा ही जल्दी इन्होंने मॉनसून सेशन के पहले दिन ही अपना इस्तीफा दिया। तो अब ये एक टास्क होगा कि जल्द से जल्द जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके लिए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। और उस टाइम के लिए ये अपना कार्यकाल करते हैं पूरा। और अगर उनकी मृत्यु हो जाए या हटा दिया जाए या रेजिग्नेशन दे दिया जाए, तो मैंडेटरी है कि तुरंत ही जो है वो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तब तक डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उनको प्रेसाइड करेंगे। और अब वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो फिर इलेक्शन कमीशन को अब ऑब्लिगेशन हो गया कि इनको जल्द से जल्द जो है वो चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये पोजीशन वेकेंट नहीं रह सकती है। प्रेसिडेंट के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका जो चुनाव है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही मेंबर्स होते हैं। दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स जो है इसमें वोट करते हैं, और ये अपने व्यू के अकॉर्डिंग वोट कर सकते हैं। इनको कोई पार्टी विप फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974 के अकॉर्डिंग एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरा जाता है, और उसको कम से कम 20 इलेक्टर्स प्रपोज करते हैं, और 20 सेकेंडर्स जो है वो फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो नॉमिनेशन पेपर है इसको रिटर्निंग किसी भी दिन जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको 11 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में जो है वो प्रेजेंट करना होता है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है इनका इलेक्शन का, वो 15,000 रुपए रखा गया है। और कन्वेंशनली जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ होते हैं आइदर द लोकसभा और राज्यसभा, इन्हें ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, रोटेट करते रहते हैं। इसके अलावा 2 other सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट्स आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। और आर्टिकल 66(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसी के थ्रू होगा, एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट का यूज इसमें होता है। और डिफरेंस इनका होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से क्या, ईच वोट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज अ सेम वैल्यू। हर एक एमपी का और है का भी जो भी वैल्यू होता है वो सेम होता है। और जो कैंडिडेट जीतता है वो उसको नियुक्त किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट इंडिया की बात कर ले तो इनका भी ऑफिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट उसी के मॉडल के बेसिस पे है। और ये एक्ट करते हैं एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और
फंक्शंस और जो प्रेसिडेंट अगर वैकेंसी है या कोई दिक्कत है, डेथ हो है, रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट है, उस कंडीशन में ये उनके जो फंक्शंस है उनको देखते हैं। तो अभी नया वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा ये देखना होगा। फिर गोवा और कर्नाटका में एक रिवर है, वाटर, उसके वाटर को लेके विवाद है, महादेई रिवर। और इसमें गोवा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कर्नाटका है वो ऐसे एक्शन कर रहा है जिस है कि वो इस रिवर के जो वाटर है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से विवाद है। और पहले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया था डिसाइड करने के लिए कि किस तरह जो वाटर है रिवर का उसको शेयर किया जाएगा बिटवीन 3 स्टेट्स, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और महादेवी रिवर की बात करें तो इसको मांडवी रिवर भी कहा जाता है, और इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका से, और ये गोवा के थ्रू बहते हुए जाती है और उसके बाद अरेबियन सी में मिलती है। और ये इसका जो पानी होता है दोनों ही स्टेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, ड्रिंकिंग वाटर को, इसी सप्लाई जो है वो इस पे निर्भर करती है, और इकोसिस्टम को भी ये मैनेज करता है। तो अभी इन दोनों स्टेट्स में जो है वो वाटर को लेके विवाद है। फिर इंडियन एयरफोर्स का एक न्यूज है कि मिग 21 बिसॉन फाइटर जेट्स ये रिटायर हो जाएंगी सितंबर में, और 6 डिकेट्स तक इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। और ये जो प्लान एम मिग 21 जेट्स जो है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट से इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और सबसे पहला जो मिग 21 है इसको 1963 में परचेज किया गया था। ये एक सिंगल इंजन सुपर सोनिक जेट फाइटर है एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, और इसने जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एक बैकबोन की तरह काम किया अंटिल 2000। और उसके बाद जो है वो Su-30 MKI को इंडक्ट किया गया था एयरफोर्स में। और इन मिग 21 की अगर हम बात करें तो इसने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग 1965 वॉर, ड्यूरिंग 1971 वॉर, फिर कारगिल वॉर में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी एक अहम भूमिका निभाई। और इतने सालों में इंडिया ने करीब 700 से ज्यादा मिग 21 एयरक्राफ्ट को जो है वो प्रोक्योर किया था। और ज्यादातर जो डोमेस्टिकली जो बनाए गए हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। और इनके कई सारे एक्सीडेंट भी होते रहे हैं, तो जिसमें कहा जाता है कि करीब 175 पायलट्स जो है वो मारे गए हैं और 40 सिविलियंस। तो इन्हें कभी कभी इन जेट्स को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। तो अब आने वाले ये जो सितंबर आएगा इसमें इनको रिटायर कर दिया जाएगा। फिर इंडियन आर्मी ने अपने पहला बैच रिसीव किया है अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स का। ये फर्स्ट बैच है जो कोई यूएस कि हिंडन एयरबेस से आया है। और माना जा रहा है कि इससे जो इंडियन एयरफोर्स है इसको जो एविएशन कैपेबिलिटीज है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये जोधपुर में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं ये इम्प्रूव करेंगे आर्मी एविएशन विंग्स ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, स्पेशली इन चैलेंजिंग टेरेन्स। अपाचे 64E ये लेटेस्ट वर्जन है ऑफ द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और इसमें इम्प्रूव इंजन्स हैं, रोटर ब्लेड्स है, अपग्रेडेड एवियोनिक्स होता है, इसका एडवांस सेंसर्स होते हैं। और ये एक मॉडर्न बैटलफील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन सिस्टम है। तो इंडिया ने इसका फर्स्ट बैच रिसीव कर लिया है। तो GS पेपर 3 की बात कर ले तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है ऑन क्लाइमेट रिजिलियंस इन इंडियन सिटीज। और इसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया। और इंडियन सिटीज को प्रोजेक्ट किया गया है सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, इनकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और ये 70% ऑफ जो न्यू जॉब्स हैं वो क्रिएट करती हैं बाय 2030 तक, मतलब इतना ये इनके थ्रू जो है वो जॉब का क्रिएशन होता है। और लेकिन ये जो सिटीज हैं ये वल्नरेबल हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और जिसकी वजह से कब
बहुत फाइनेंशियल लॉस भी होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो है वो जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा टू बाय 2050। ये करीब 951 मिलियन के लगभग पहुंचने की उम्मीद है। और फिर माना जा रहा है कि 2070 तक जो है वो करीब 144 मिलियन नए हाउसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसी के हिसाब से स्ट्रक्चरल नीड्स भी बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसोर्सेज को उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें बताया गया है कि कैसे जो हीट वेव्स हैं, अर्बन हीट, इसका इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। और स्टॉर्म, रेन और टेम्परेचर्स हैं, ये सब काफी जो है वो बढ़ गए हैं और इसकी वजह से हेल्थ रिस्क भी काफी बढ़ा है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। फिर एक आर्टिकल निकला है रबर प्लांटेशन से रिलेटेड। रबर प्लांटेशन केरला में जो है वो, इसको भी थ्रेट हो गया है ड्यू टू अलायंस बिटवीन एम्ब्रोसिया बीटल्स एंड फंजाई। एक फंगस है और एक कीड़ा है बीटल एम्ब्रोसिया जिसको कहा जाता है। इसकी वजह से ये जो है वो रबर प्लांट पे अटैक कर रहा है और उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो जल्दी है वो गिर जा रही हैं, जल्दी पेड़ जो है वो सूख जा रहा है। और तो जी जो आइडेंटिफाई किया गया है एम्ब्रोसिया बीटल, इसको यूप्लेटिपस पैरालिसिस इसका जो है वो नाम है, जूलॉजिकल नेम है इसका। और रिसर्च में बताया गया है कि ये जो बीटल है और फंगस, इसके बीच जो है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शिप डेवलप हो गया है और जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। और फार्मर्स हैं इरिटी कन्नूर रीजन में और इन्होंने इसको सबसे पहले नोटिस किया कि जो लेटेक्स है वो जो रबर ट्री का बार्क है उससे निकल रहा है। और फिर इन्होंने अथॉरिटीज को बताया तो इस पे जो है वो रिसर्च हुई है। और ये जो बीटल है ये डेड या इन्फेक्टेड ट्रीज को जो है वो अटैक करता है और साथ ही साथ जो है वो जो स्ट्रेस ट्रीट होते हैं उनको भी अटैक करता है और इसकी वजह से एथेनॉल का रिलीज होता है। और माना जा रहा है कि ये इस वजह से जो रबर प्लांटेशन है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो रबर के प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो बीटल और फंगस का एसोसिएशन है इसकी वजह से काफी दिक्कतें आएंगी और ये रबर के साथ साथ और भी प्लांट वेराइटीज को इन्फेक्ट करता है। और कई सारी इसकी और भी स्पीशीज खोजी गई हैं, तो इनसे हॉर्टिकल्चर और सिल्वी कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। और इंडिया की अगर हम बात कर ले तो इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है और केरला 90% जो है वो नेशन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और एंड 72% ऑफ इट्स कल्टीवेशन एरिया। तो इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। अब इस पे जो है वो वर्क होगा, तो ये जो स्पीशीज के नेम है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा पे जाएंगे यूके और मालदीव्स की यात्रा पे उन्हें जाना है। और वहां पे सबसे पहले यूके में बोला जा रहा है कि 2 दिन की ऑफिशियल विजिट है इनकी। और वहां पे खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को लेके भी वो बातचीत करेंगे और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनको भी लौटाए जाने की बात कही जाएगी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच साइन होगा। और मालदीव्स की यात्रा पे जाएंगे तो ये स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह जाएंगे, ये 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। और मालदीव्स के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बातचीत होगी। और ये जो इन विजिट है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की चौथी यूके विजिट है। और दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो अपना जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो अभी जो मेजर जो चेंजेस आए हुए हैं वर्ल्ड की पॉलिसीज में उसको देखते हुए। और मालदीव्स की अगर हम बात कर ले तो वहां पे इंडिया काफी इन्वेस्ट कर रहा है और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो कि 4 आइलैंड्स है मालदीव्स को उनको कनेक्ट करेगा, तो इसमें इंडिया हेल्प प्रोवाइड कर रहा है।
और ये प्रधानमंत्री जी की मालदीव की तीसरी यात्रा रहेगी और पहली ही यात्रा होगी। अभी वहां पे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, मोहम्मद म्यूजी। तो अब देखना होगा कि इन दोनों जगहों पे क्या 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 चीजें होती हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि ये यूनेस्को से अपने को विड्रॉ कर लिया है। और इन्होंने 18 में भी पहले अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, फिर रीज्वाइन कर लिया था 2023 में। और कहा जा रहा है कि ये इनका डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि यूनेस्को ने स्टेट ऑफ फिलिस्तीन को एज अ मेंबर स्टेट जो है वो ज्वाइन एडमिट किया है, तो इसको लेके इनको विवाद है। और अगर हम पूरा देखें तो ये थर्ड टाइम है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो यूनेस्को से विड्रॉ कर लिया है, और सेकेंड टाइम ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके बीच जो है वो एंगेजमेंट और डिस एंगेजमेंट जो है वो चलता रहता है। फिर एग्जियम मिशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि कैसे ये रिटर्न वापस आया 15 जुलाई को। 25 जून को ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू, और इसमें यूएस, इंडिया, हंगरी, पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स गए थे। और वहां पे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए थे इंडिया की तरफ से। और ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहे हैं और काम किया है। और इसके पहले राकेश शर्मा 1984 में गए थे, और सेकंड इंडियन है ये इन स्पेस। और वहां पे इन्होंने करीब 60 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए हैं, और इसमें 7 जो है वो इंडिया के द्वारा प्रपोज किए गए थे। आईएसएस की अगर हम बात कर ले तो ये 400 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब इस एल्टीट्यूड पे ये स्टैब्लिश्ड है। और जो स्पेस लेबोरेटरी है, ये काफी इसका यूनिक पोजीशन है माइक्रो ग्रेविटी की वजह से। वहां पे जो रिसर्च है वो भी काफी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जो माइक्रो ग्रेविटी है वो रिसर्चर्स को मतलब हवा में तैरते रहते हैं, तो उनको एक अलग ही तरह का चीजों को वो जो है वो देखना पड़ता है। और इसमें जो मैटर्स है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, उड़ते रहते हैं। और कई सारी जो फील्ड्स हैं उनमें स्टडी किया गया है कि कैसे जो है माइक्रो ग्रेविटी का सेल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जीन एक्सप्रेशन पे, प्लांट डेवलपमेंट पे। तो कई इस तरह के एक्सपेरिमेंट वहां पे किए गए हैं। और अगर हम इंडियन एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो माइक्रो एल्गी को लेके जाया गया था, साइनोबैक्टीरिया, कि क्या ये जो है वो सस्टेनेबल फूड फूड सोर्सेज का काम कर सकते हैं अगर लॉन्ग ड्यूरेशन रहना हो स्पेस में तो। और इसके अलावा मून, फेनुग्रिक, इन पे भी रिसर्च किया गया है। साथ ही साथ क्या इफेक्ट पड़ता है एस्ट्रोनॉट के मसल्स पे, इसको इसके ऊपर भी वहां पे काफी रिसर्च की गई है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो 2027 में इंडिया चाहता है कि लॉन्च हो जाए। और एक इंडिया अपना खुद का मैन मिशन भेजेगा लो अर्थ ऑर्बिट पे। और साथ ही साथ इनका प्लान है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनेगा बाय 2035। और शुभांशु शुक्ला के अलावा इनके बैकअप के तौर पे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन थे। इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है गगनयान के रूप में एज एन एस्ट्रोनॉट जाने के लिए। तो इंडिया का जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रिच हिस्ट्री रही है, और लीडरशिप भी रहा है ये इस टेक्नोलॉजी में। तो देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह से स्पेस के क्षेत्र में हम काम कर पाते हैं। फिर लास्ट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लें तो हरमनप्रीत कौर, अ, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। और इनने 102 रनों की इनिंग खेली। ये तीसरी वुमेन बन चुकी है, इंडियन वुमेन, टू सरपास 4000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। और इनकी जो सेंचुरी है हरमनप्रीत कौर की, 7th है इन द 50 ओवर फॉर्मेट। और ये इनका अचीवमेंट जो है वो इसके पहले मिथाली राज जो है उनके पास ये रिकॉर्ड था। उन्होंने जो है वो 7 ओडीआई सेंचुरीज जो है वो बनाई थी। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और बाकी आप पीडीएफ हमारे चैनल से ले लीजिएगा, और यूट्यूब पे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।